दशम सभी भैया ध्यान दें, आपको हमने प्रश्नावली 3.25 प्रश्न करवा दिए थे। अब आपको 6वां प्रश्न करना है। अपने अपनी किताब देखिए, ठीक है। किताब में प्रश्न लिखा गया है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ये रैखिक समीकरण दी गई है। अच्छा, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब आपको दूसरी रैखिक समीकरण लिखना, जैसे मान लीजिए समीकरण एक दिया है, समीकरण दूसरा आपको लिखना पड़ेगा स्वयं, ठीक है। कैसे लिखना है लिखिए, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। मतलब एक समीकरण लिखा हुआ है और दूसरा समीकरण आपको लिखना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब दोनों समीकरण आप लिख देंगे तो दोनों से जब ग्राफ बनाएंगे तो दोनों ग्राफ क्या होने चाहिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। मतलब एक दूसरे को दोनों ग्राफ क्या है, काट रहे हों, ठीक है। इस प्रकार दूसरा समीकरण आपको एडजस्ट करना है। तो आपकी देखिए कापी में अपनी, पहला समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। ये आपका पहला समीकरण है, ठीक है। अब हमने चलिए मान लिया दूसरा समीकरण क्या मानेंगे आप, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है ना। जैसे तो आप समीकरण लिखेंगे दूसरा वाला, भाई दो अज्ञात चर वाले जो रैखिक समीकरण लिखे जाते हैं उसी प्रकार लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये पहला समीकरण होगा और आपने दूसरा वाला मान लिया, चलिए ये होगा। अब इसमें ये नहीं पता हमें कि a2 का मान क्या होगा, b2 का मान क्या होगा, c2 का मान क्या होगा, ये हमें याद करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप जानते हो फर्स्ट नंबर पर लिखा गया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ठीक है। दशा कौन सी है आपकी, दशा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। ये दशा आपकी किताब में लिखी गई है, ठीक है। अब आप जान रहे हो कि क्या कंडीशन होती है प्रतिच्छेद करती रेखाएं की। हमको लगता है शायद ये होती है a1/a2 ≠ b1/b2। याद है, ये जब दो रेखाएं क्या एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, अर्थात हल क्या हो, अद्वितीय हो। दोनों समीकरणों से एक हल प्राप्त होता है, अर्थात x और y का मान आएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के संगत दोनों समीकरण होंगे, है ना। याद है कि नहीं याद है आपको। तो कुल मिलाकर के अब आप बताइए a1 का मान क्या है, a1 का मान 2 है, तो हम 2 लिख देते हैं। अब बताओ, अच्छा a2 तो नहीं पता, a2 नहीं पता, चलिए = b1 का मान क्या है, b1 का मान 3 है। अब b2 का मान क्या है, b2 का मान क्या है, नहीं पता, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप बताइए, अगर हम ये कह दें कि 2/3 = a2/b2, कोई दिक्कत। कुल मिलाकर के a2 हम इधर ले गए, 3 इधर ले आए, ठीक है। तो a2/b2 = 2/3। तो अनुपात हमारा आ गया a2/b2 = 2/3। अब आप बताइए इससे a2 का मान क्या होगा। अगर आपसे हम पूछें कि आप बताएं a2 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे a2 का मान ठीक है। आप ये चलिए सुनिए, आप ये कह सकते हैं कि a2/b2 मतलब a2 और b2 में क्या अनुपात है, 2 और 3 का अनुपात नहीं होना चाहिए, 2 और 3 का अनुपात नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है आप ये भी यहाँ से कह सकते हैं, यहीं से काट देते हैं, यहीं से निकाल देते हैं। a2 का मान क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। a2 का मान क्या नहीं हो, 2 ना हो, ठीक है। तो और क्या नहीं हो, b2 का मान 3 भी ना हो। b2 का मान क्या हो,
3 भी ना हो, ठीक है। A2 का मान अगर आप 2 लिख देंगे तो 2/2 आ जाएगा, और B2 का मान यदि आप 3 लिख देंगे तो 3/3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, क्या आ जाएगा, 2/2 बराबर 3/3, जबकि क्या नहीं होना चाहिए, बराबर होना ही नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के A2 का मान 2 बिल्कुल नहीं हो सकता, और B2 का मान 3 भी नहीं हो सकता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ही बताइए, अब आपसे हम ये कह दें कि क्या A2 का मान या A1 का मान शून्य हो सकता है? नहीं भाई, शून्य भी नहीं हो सकता है। क्या A2 का मान शून्य हो सकता है? शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखेंगे, A1 का मान शून्य भी नहीं होगा, और क्या नाम है, B1 का मान भी शून्य नहीं होगा। किसका मान? A1 का मान शून्य नहीं होगा, अच्छा यहाँ B1 होना चाहिए। A1 का मान शून्य नहीं होगा, B1 का मान भी शून्य नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के चलिए, अच्छा हम आपसे अगर ये कहते हैं कि चलिए A2 के स्थान पर क्या नहीं होना चाहिए, तो A2 के स्थान पर 2 नहीं होना चाहिए, ठीक। B2 के स्थान पर क्या होना चाहिए, B2 के स्थान पर 3 नहीं होना चाहिए। A1 0 भी नहीं हो सकता, B1 0 भी नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के जो हमें समीकरण प्राप्त हो गया दूसरा वाला, तो A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो आपका इस प्रकार का समीकरण होगा, जबकि क्या नहीं होना चाहिए, जबकि A2 इज नॉट इक्वल टू 2, B2 इज नॉट इक्वल टू 3, और क्या नहीं होना चाहिए, A1 इज नॉट इक्वल टू 0, B1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आवश्यक लिखना है, ठीक है। अच्छा, A1 A2 B1 B2 ये क्या है आपकी, ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर C2 भी तो है, क्यों भैया, C2 भी तो है। तो कुल मिलाकर के A2 B2 C2, ठीक है। आप ये कहिए कि यहाँ पर क्या A2 B2 C2, A2 B2 और C2 ये क्या है, आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि हमें A2 B2 C2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। C1 जो है, C1 का मान यहाँ पर क्या है, C1 का मान -8 है, ठीक है। लेकिन C1 यहाँ पर उपयोग में नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा ये समीकरण हमारे उसमें दिया है। दूसरा हमने ये मान लिया, दशा हमारी आपकी क्या है, प्रतिच्छेद करती वाली ये है, ये आपको लिखना पड़ेगा। A1 का मान आप जान रहे हो कि 2 है, A2 का मान क्या है नहीं पता, B1 का मान क्या है 3 है, B2 का मान क्या है नहीं पता। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि यदि A2 को हम 2 लिख देते हैं तो 2/2 आ जाएगा, B2 को 3 लिख देते हैं तो 3/3 आ जाएगा, जो कि दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जबकि बराबर नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपका ये अभीष्ट समीकरण हुआ, यही आपको दूसरा समीकरण लिखना होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, A2 का मान 2 नहीं हो सकता, B2 का मान 3 नहीं हो सकता, और A1 तो 0 होगा ही नहीं, B1 0 होगा ही नहीं। A2 B2 C2 सब क्या है, आपकी ये वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार आपका ये फर्स्ट नंबर पूरा हो जाता है। अब आप देखिए सेकंड नंबर में लिखा गया है, इधर देखिए सेकंड नंबर में लिखा है समांतर रेखाएं। सेकंड नंबर का कंडीशन है समांतर रेखाएं होनी चाहिए, ऐसा लिखना है आपको। अब आप ही बताओ, जब सेकंड नंबर लिखोगे तो समांतर की क्या समांतर का कंडीशन है, तो समांतर के लिए ठीक है, दशा है आपकी A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। बोलिए, यही दशा तो है आपकी। अब आपसे कहा जाए कि A1 का मान क्या है, तो A1 का मान वही समीकरण जो आपका किताब में दिया है प्रश्न में। A1 का मान क्या लिखा गया था, A1 का मान 2 लिखा गया था। A2 का मान पता था क्या, नहीं पता था। B1 का मान क्या है,
B1 का मान 3 था, B2 का मान भी नहीं पता था, ठीक है। और C1 का मान क्या था? C1 का मान भाई -8 था, ठीक है। तो आप देख लीजिए A1, B1, C1 के मान हमने लिख दिए, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि A2 इस यहाँ ले जाइए और 3 इधर ले आइए, तो आप देखोगे 2/3 बराबर A2/B2। बोले ठीक है, ये इससे प्राप्त कर रहे दोनों से ही। तो कुल मिलाकर के A2 और B2 में क्या अनुपात आ गया? 2/3। अब आपसे कहा जाए कि A2 का मान क्या है, तो आप कहोगे 2K, B2 का मान क्या है, तो आप कहोगे 3K। भाई ये अनुपात दिया गया है A2/B2। तो जब आप इनको अलग अलग लिखोगे तो कांस्टेंट के क्या है आपका? स्थिरांक है ना, के एक स्थिरांक लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो A2 का मान 2K, B2 का मान 3K, जहाँ के एक स्थिरांक है। ये क्या है? यहाँ पर एक स्थिरांक है। अब आप ही बताइए, जब हम यहाँ पर क्या लिखा गया? 3/, यहाँ देखिए 3/B2 लिखा है ना, 3/B2 इज नॉट इक्वल टू -8/C2। अब आप बताओ, जब हम 3/B2 का मान लिखते हैं, B2 का मान हमारा क्या है? 3K इज नॉट इक्वल टू -8/C2। तो 3 से 3 कट जाएंगे आपके, एक आ जाएगा। तो A1/K इज नॉट इक्वल टू -8/C2। तो C2 इधर जाइए, तो C2 इज नॉट इक्वल टू -8K। तो इसका मतलब C2 का मान क्या नहीं हो सकता? -8K नहीं हो सकता है। अब 8 आप जान रहे हैं, 8 हो सकता है, यहाँ पर -7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है ना। भाई संख्या है ये, ठीक है। तो संख्या आप n भी मान सकते हो यहाँ पर। n का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। चाहे ऋण 1 2 ऋण 3 ऋण 4, चाहे जो लिख दीजिए आप। तो कुल मिलाकर के जो हमारा समीकरण है वो दूसरा वाला क्या है? A2x धन B2y धन C2 बराबर 0। यही तो आपने माना था। तो कुल मिलाकर के A2 के स्थान पर क्या लिख दोगे आप? 2kx प्लस, है ना, A2x प्लस B2y। B2 का मान क्या है? 3k, y लिख देते हैं। फिर है प्लस C2 हमारा क्या है? -8k, ठीक है। ये आपका बराबर 0 लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि -8 लिखा गया कि नहीं लिखा गया है? -8 ये नहीं होना चाहिए, जबकि हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम n लिख दें, n, और यहाँ ये लिख दें कि n इज नॉट इक्वल टू -8, इसका मतलब क्या होगा कि n का मान ऋण 8 नहीं होगा, ऋण 8 नहीं होगा। और चाहे आप जो लिख दें, ठीक है। ऋण 8 नहीं हो सकता, चूँकि C2 का मान आया नहीं है कि ऋण 8 के नहीं होगा। और 7 के हो सकता है, 2 के हो सकता है, लेकिन ऋण 8 के नहीं होगा। तो हमने लिख दिया -nk, ठीक है। n का मतलब यहाँ क्या है? ऋण 8, अर्थात -8 नहीं होगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ क्या क्या है? के क्या है? के आपका एक स्थिरांक है, ठीक है। के क्या है? आपका एक स्थिरांक है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के -8, हाँ ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि हमने C2 का मान निकाल लिया, A2 का मान निकाल लिया, B2 का मान निकाल लिया, और जो हमने समीकरण लिया था उसी में रख दिया। यही आपका उत्तर हो गया। अब आप जानिए इसी का थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट लिखा है किताब में संपाति के लिए। क्या लिखा हुआ है? संपाति के लिए। अच्छा, तो संपाति रेखाएं हो तो संपाति की क्या कंडीशन होती है? संपाति के लिए, संपाति के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यह संपाति के लिए है कि नहीं? संपाति के लिए। तो कुल मिलाकर के A1 का मान 2 था, A2 का मान नहीं पता,
B1 का मान 3 था, B2 का मान नहीं पता, और C1 का मान -8 था, C2 का मान नहीं पता। तो कुल मिलाकर के अब इसी में हम ये कह दें कि इसी को हम मान लेते हैं, चलिए 1/, क्या लिख देते हैं कि क्या है आपका एक आनुपातिक स्थिरांक है। भाई सब अनुपात में देखने दिया हुआ है, तो हमने उसी प्रकार लिख भी दिया, जहाँ लिख देते हैं जहाँ के आनुपातिक स्थिरांक है, कि क्या है आपका एक आनुपातिक स्थिरांक है। अब आपसे कहा जाए कि बताओ अच्छा इसको हम लिख देते हैं इस प्रकार 2/A2 बराबर 1/k। अब बताओ अच्छा A2 बराबर क्या होगा भाई, 2k होगा। A2 इधर चला जाएगा और k इधर चला जाएगा, 2k, A2 बराबर 2k। बताओ अच्छा B2 बराबर क्या होगा, इसी प्रकार B2 बराबर हो जाएगा 3k। C2 क्या हो जाएगा -8k। C2 क्या होगा -8k। बोलिए इतनी बात समझ में आई आपको। तो जब आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आपने देखा A2 का मान निकाला, B2 का मान निकाला, C2 का मान निकाला, तो अब क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा समीकरण माना था आपने A2x, तो A2 का मान क्या है 2k। फिर क्या लिखा था समीकरण में आगे, B2y धन B2y, तो B2 का मान क्या है 3k, और धन क्या था C2 का मान क्या है -8k बराबर 0। तो आप देख लीजिए कुल मिलाकर के यह प्रश्न भी हल हो गया। इस प्रकार आपकी किताब का 6वां सवाल हो गया। इसे आप हर हालत में समझते हुए धीरे धीरे इत्मीनान से पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब आपको एक सवाल किताब का और बताने को शेष है, इसके बाद अगली एक्सरसाइज शेष। धन्यवाद।